हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 5वीं यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक जो बचता है चाल व बल के बारे में। हम पूरे विस्तार से इसके बारे में जानेंगे कि चाल क्या होता है, उसका क्या सूत्र है और बाकी बल के बारे में उसके कितने प्रकार है, क्या प्रभाव होते हैं, क्या विशेषताएं होते हैं। एवरीथिंग हम कुछ नहीं छोड़ेंगे और सिलेबस के बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो हम पूरे विस्तार के साथ इसमें पढ़ेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम स्पीड के साथ और सबसे पहले जानेंगे कि चाल होता क्या है। गति करने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को गति करने के समय से भाग देकर उसकी चाल निकाली जाती है। अतः चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। यदि किसी वस्तु की चाल लगातार एक समान रहती है तो उसे समान गति कहते हैं। यदि वस्तु की चाल बदलती रहती है तो असमान गति कहते हैं। ठीक है, इन्होंने बातों बातों में क्या आपको क्लियर हुआ कि गति दो प्रकार की होती है, समान गति और असमान गति। ठीक है दोस्तों, और गति किसे कहते हैं? यदि हम तय की गई दूरी को समय से भाग देते हैं, जितने समय में वो दूरी तय करती है उसे हम अगर समय से डिवाइड करते हैं तो निकल के आ जाती है हमारी चाल। ठीक है दोस्तों, यही इसका फॉर्मूला होगा। चाल का सूत्र क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे कि चाल का मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ स्पीड। चाल को हम दोनों तरह से माप सकते हैं, या तो मीटर पर सेंटीमीटर अथवा किलोमीटर पर घंटा। दोस्तों ये मीटर पर सेकंड है और दूसरा है किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से हम यूनिट यानी स्पीड को माप सकते हैं इन यूनिट्स में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे बल के बारे में, यानी फोर्स के बारे में। बल क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? तो शुरुआत करेंगे बल की परिभाषा से या फिर उसके अर्थ से। किसी भी वस्तु या पिंड को धक्का देना या खींचना या आकर्षित करना बल कहलाता है। बल को सदिश राशि भी कहते हैं। जैसा कि हमने पहले जब सदिश और अदिश राशियां जानी थी उसके अंदर हमने सदिश राशि के अंदर बल को पढ़ा था कि बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। और क्यों है बल सदिश राशि? क्योंकि उसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ठीक है, इसलिए ये सदिश राशि होती है क्योंकि उसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। बल के कारण ही किसी भी पिंड के अणु आपस में मिले होते हैं। बल के द्वारा किसी स्थिर वस्तु को गतिशील या गतिशील वस्तु को स्थिर किया जा सकता है। किसी स्थिर वस्तु को अपने स्थान से हिलाने अथवा किसी गतिमान वस्तु को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बल का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी फुटबॉल को किक मारकर हम दूर फेंकते हैं तो उस पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। किक मारने में क्या लगता है? बल, फोर्स ही तो लगता है ना। और बल छोटा हो या बड़ा हो, दोनों प्रकार से हो सकता है, छोटा भी या बड़ा भी। या तो हम हल्के फोर्स के साथ ही उस चीज़ को धकेल सकते हैं, अगर ऐसे नहीं हो पाता तो हम बड़ा बल भी लगाते हैं, यानी और ज़ोर से धकेलते हैं तो वो बड़ा बल हो जाता है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि बल यानी फोर्स की SI यूनिट क्या होती है। ये आपको याद रखना है, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होती है? SI यूनिट ऑफ फोर्स होती है न्यूटन, जिसको हम N से डिनोट करते हैं। बल का सूत्र क्या होता है? किस किस को पता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। बल का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होगा? F इज इक्वल टू M इंटू A, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। F किसे डिनोट करता है? फोर्स यानी बल को। ठीक है, जिसको हम न्यूटन में मापते हैं। ठीक है दोस्तों, न्यूटन में मापते हैं बल को। फिर उसके बाद हमने जैसे m की बात करी, यानी मास, जिसको हम हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, उसको हम किलोग्राम में मापते हैं। और उसके बाद हम a की बात करते हैं, यानी एक्सिलरेशन, जिसे त्वरण कहते हैं हिंदी में। ठीक है दोस्तों, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू M इंटू A, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। ये आपको याद रखना है। मे भी आपके एग्जाम पेपर में छोटा मोटा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है? अगर आपसे बल पूछ लिया जाए किसी वस्तु का निकालने के लिए तो आपको F इज इक्वल टू M इंटू A फॉर्मूला लगाना है और आंसर आपको दे देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जानते हैं बल के क्या क्या प्रभाव होते हैं।
बल के प्रभाव से क्या होती है, स्थिर वस्तु को गतिमान किया जा सकता है। अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है और हम उस पर बल लगाते हैं तो वो कैसी अवस्था में हो जाती है, गतिमान। या फिर गतिमान को स्थिर करने के लिए भी हम बल लगाते हैं कि अगर कोई वस्तु जा रही है, चल रही है, तो अगर हम उसे बल लगा के चाहे तो रोक सकते हैं, ठीक है। जैसे पेड़ से गिरने वाले फल भूमि से टकराकर भूमि पर रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि भूमि का बल उन्हें स्थिर कर देता है। हम इन गिरने वाले फलों को अपने हाथों से भी रोक सकते हैं। तो अगर ऊपर से फल गिर रहा है, हमने उसे अपने हाथों में पकड़ लिया तो वो गति नहीं करेगा, फिर वो विराम अवस्था में आ जाता है। इसी प्रकार हम अन्य गतिमान वस्तुओं को अपने हाथों से बल लगाकर या अन्य प्रकार से बल लगाकर रोक सकते हैं। और किस तरह से प्रभाव होते हैं बल के, गति की दिशा में परिवर्तन। उदाहरण के लिए क्रिकेट में हम बल्ले से मारकर गेंद की गति या दिशा भी बदल देते हैं। तो बल का प्रभाव क्या होता है कि बल से हम किसी वस्तु की या किसी चीज़ की भी हम दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। और चौथा क्या होगा, आकार में परिवर्तन। बल के प्रभाव से हम आकार में भी परिवर्तन कर सकते हैं किसी भी वस्तु के। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ? तो चलिए अब जानते हैं बल के प्रकार के बारे में। दोस्तों, बल के प्रकार 5 कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पेशीय बल की। क्या होता है पेशीय बल? जब हम अपने हाथ से कोई वस्तु उठाते हैं अथवा पैरों से किसी वस्तु को ठोकर मारते हैं तो पेशीय बल लगाते हैं, क्योंकि यह बल हमारी मांसपेशियों से लगता है, इसलिए हम इसको पेशीय बल कहते हैं। पेशीय मतलब मांसपेशियों के द्वारा लगने वाला बल। ठीक है दोस्तों, आपके सामने अब इसका एक एग्जाम्पल है। तो आपके सामने एग्जाम्पल है पेशीय बल का। जब भी हम अपने हाथों के द्वारा कोई वस्तु उठाते हैं या किसी वस्तु को अपने पैरों से धकेलते हैं तो हमारी पेशियों के द्वारा लगने वाला बल क्या कहलाता है, पेशीय बल। और दोस्तों, आप जिम में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि आपको जब इस तरह से आप कुछ वजन उठाते हैं तो कहाँ से बल लगता है, आपकी पेशियों के द्वारा ये बल लगता है। अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हुआ। चलते हैं अगले बल के प्रकार की तरफ, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बारे में तो सब भली भांति जानते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको बहुत क्लियर वे में समझाएं और आप इन चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि मैं आपको बहुत कम शब्दों में सभी नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। और दोस्तों, पीडीएफ के भरोसे आप ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अपने बनाए हुए नोट्स हमें हमेशा याद रहते हैं। तो चलिए जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। जब कोई वस्तु नीचे की ओर गिरती है और उस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी वस्तु नीचे की ओर क्यों गिरती है? क्योंकि पृथ्वी उस पर अपना बल लगाती है, जिस बल का नाम होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अगर हम कोई चीज़ ऊपर की तरफ उछाले तो वो लौटकर ज़मीन की तरफ क्यों आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि हमारी पृथ्वी उस चीज़ की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा ना होता कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगाती तो कोई भी वस्तु ज़मीन पर टिककर नहीं रह सकती थी, ना ही आप, ना ही मैं, और ना कोई और भी सामान या पत्थर जैसे सामान भी ऐसे ही हवा में उड़ते घूमते। तो ये सभी पॉसिबल हो पाता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। ये आपके सामने एग्जाम्पल है कि जैसे छोटा बच्चा एक पेड़ के सहारे बैठकर पढ़ रहा है और ऊपर से फल गिरता है और उसके सर में टकराता है, तो ये सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये सब चीज़ें होती है, ऐसे ऊपर से कोई चीज़ गिरना ज़मीन की तरफ हो पाता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। दोस्तों, माना जाता है बल के प्रकार यानी बल की खोज भी इसी प्रकार हुई थी। तो किसी भी वस्तु का ज़मीन की तरफ गिरना, नीचे की ओर गिरना किस कारण हो पाता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब जानेंगे अगले प्रकार के बारे में, जिसका नाम है चुंबकीय बल, यानी चुंबक के खिंचाव को ही चुंबकीय बल कहते हैं। अगर चुंबक किसी वस्तु की ओर अपना खिंचाव लेती है तो उसे ही हम चुंबकीय बल कहते हैं। और चुंबक किस चीज़ को अपनी ओर खींचती है? लोहे की चीज़ों को। ठीक है, अब हम जानेंगे एग्जाम्पल के थ्रू ही। चुंबक के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल ही चुंबकीय बल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आपको बिल्कुल क्लियर हुआ। जैसे चुंबक लोहे की किलो को अपनी ओर क्या कर लेती है? आकर्षित खींच लेती है, अपने ऊपर चिपका लेती है, तो ये हो पाता है चुंबकीय बल के कारण। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ। अब हम जानेंगे अगले प्रकार के बारे में, जिसका नाम है स्थिर विद्युत बल। ये क्या होता है? स्थिर विद्युत
के खिंचाव को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। इसे देखने के लिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि जैसे प्लास्टिक के कंगे अथवा प्लास्टिक के रूलर को सूखे हुए बालू में कुछ देर रगड़कर स्थिर विद्युत उत्पन्न करें और फिर उसे कागज के टुकड़ों की ओर आकर्षित करें। ये सब तो हमने बचपन में कई बार किया है। क्या करते थे कि अपना स्केल लिया, सर में ऐसे घिसा और फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के ऊपर किया, तो क्या होता था, हम क्या देखते थे इसका रिजल्ट कि वो टुकड़े उस अपने स्केल के ऊपर ऐसे चिपक जाते थे। तो ये किस कारण हो पाता है, ये हो पाता है स्थिर विद्युत बल के कारण। दोस्तों देख लो, हम छोटी सी उम्र में इतने सारे ये इस तरह के प्रयोग करते रहते थे जो आज हमें पढ़ने पड़ रहे हैं। ठीक है, ये सब तो आपने किया होगा। तो चलिए अब जानते हैं अगले प्रकार के बारे में, जिसका नाम है घर्षण बल। एक ईंट पर एक पटिया यानी कोई भी ढलान वाली वस्तु तिरछी रखकर उस पटिया से एक छोटी गेंद को छोड़िए। पटिया यानी कोई भी तिरछी वस्तु, ठीक है, जैसे वो झूला नहीं होता ऊपर से नीचे की ओर आने वाला, ऐसा वो उसे बोलते हैं पटिया। ठीक है, यह कार्य कक्षा के अंदर चिकने फर्श पर और कक्षा बाहर मिट्टी में करके देखिए तो आप देखेंगे कि चिकने फर्श पर गेंद अधिक दूरी तक जाती है, क्योंकि वह घर्षण बल क्या होता है, कम होता है। ठीक है दोस्त, क्या होता है घर्षण बल? दो वस्तुओं के सापेक्ष यानी बीच में लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। और यदि फर्श यानी सतह चिकनी होगी तो क्या हो जाता है, घर्षण बल कम हो जाता है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि घर्षण बल कम करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। आप देखते होंगे कि जब कोई मशीन चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, तो क्या होता है, उसके पुर्जे घिस जाते हैं और वो काम अच्छे से नहीं कर पाती, उसमें घर्षण बल जो है वो ज़्यादा होता है। तो उसको कम करने के लिए उसमें या तो कोई ऑयल या फिर कोई लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि वो पहले जैसा स्मूथली वर्क कर सके। तो दोस्तों अगर आपके एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि घर्षण बल को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो या तो पाउडर का इस्तेमाल या फिर किसी लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। और आपने देखा हो कि जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसके गिट्टी के उस पर बेस पर क्या डालते हैं, पाउडर डालते हैं, जिससे घर्षण बल कम हो और हमारी गिट्टी स्मूथली गोल करे। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्लियर हुआ ये सब चीज़। चलिए अब जानते हैं दाब के बारे में। बहुत छोटा सा टॉपिक है इसलिए मैंने ये भी इसी के अंदर रखा है। प्रति एकक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एक समान बल यानी यदि कम क्षेत्रफल में लगे तो दाब अधिक होगा। ठोस पदार्थों का दाब उनके भार के कारण नीचे की ओर होता है। यदि किसी ठोस का क्षेत्रफल कम कर दे पर भार वही रहे तो उसका दाब बढ़ जाएगा। लोहे की कील नुकीली होने के कारण कम क्षेत्रफल की है और अधिक दाब के कारण कील को किसी वस्तु में घुसाना आसान होता है। द्रव का दाब उसे जिस बर्तन में रखा गया है उसकी तली और दीवारों पर पड़ता है। बर्तन की गहराई जितनी अधिक होगी उसका दाब उतना ही अधिक होगा। एक बोतल में यदि आप पानी लेकर उसमें अलग अलग ऊंचाइयों पर छेद करें तो क्या होगा कि बोतल में पानी भर देने के बाद आप देखेंगे कि जो नीचे के छेद होते हैं उनसे पानी अधिक दूर तक जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बल अधिक होता है, इसलिए जो नीचे वाले छेद होते हैं बोतल में उनसे पानी अधिक दूर तक जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात की दाब की। अब हम चाल, दाब और बल के बारे में सभी चीज़ें जान चुके हैं। जितने भी इसके पॉइंट्स थे मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है, लेकिन एक बार चलते चलते हम चाल को फिर से समझते हैं जिससे ये परमानेंटली आपके दिमाग में स्टोर हो जाए। ठीक है, गति करने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को गति करने के समय से यदि हम उसे भाग देते हैं तो उसकी चाल निकाली जा सकती है। अतः चाल का मात्रक हुआ मीटर प्रति सेकंड। यदि किसी वस्तु की चाल लगातार एक समान रहती है तो उसे समान गति कहते हैं, और यदि उसकी चाल बार बार बदलती रहती है तो हम उसे क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। और चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। कल हम नई यूनिट के साथ फिर से एक धमाकेदार शुरुआत करने वाले हैं।
आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों, अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए, और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, मैं आपको अगली वीडियो में उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।